हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सनई का वानस्पतिक नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, सेकेंड ऑप्शन है क्रोटोलेरिया जुनेसिया, थर्ड ऑप्शन है साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा, फोर्थ ऑप्शन है मेडिकागो सेटाइवा। तो बात कर लेते हैं सनई की। तो जो सनई का मतलब हम लोग उपयोग करते हैं वो हरी खाद बनाने के लिए करते हैं। कहीं कहीं पे सनई का उपयोग, सनई के जो फूल होते हैं उसका उपयोग साग बनाने के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम की। तो जो बरसीन का वानस्पतिक नाम होता है ये ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम होता है। बात करते हैं क्रोटोलेरिया जुनेसिया की। तो जो क्रोटोलेरिया जुनेसिया है ये सनई का वानस्पतिक नाम होता है। बात करते हैं साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा की। तो ये ग्वार का जो वानस्पतिक नाम होता है वो साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा होता है। अगर बात करते हैं मेडिकागो सेटाइवा की, तो जो मेडिकागो सेटाइवा होता है इसको हम लोग क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप भी बोलते हैं। यानी चारों वाली फसल होती है उसकी रानी इसको बोलते हैं। यानी रिजिका जो होता है उसका जो मतलब वानस्पतिक नेम होता है वो मेडिकागो सेटाइवा होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है सनई के वानस्पतिक का नाम क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, क्रोटोलेरिया जुनेसिया जो सनई का वानस्पतिक नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। कीट विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है लैटिन, सेकंड ऑप्शन है ग्रीक, थर्ड ऑप्शन है रोमन, फोर्थ ऑप्शन है अरेबिक। तो जो एंटमोलॉजी यानी मतलब कीट विज्ञान को हम लोग एंटमोलॉजी बोलते हैं। तो जो कीट विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है ये ग्रीक भाषा से हुई है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और देख लेते हैं अन्य ऑप्शंस को भी। तो जो लैटिन है, लैटिन वर्ड है, तो इसके अंतर्गत मतलब जिस नाम के पीछे कल्चर लगा होता है मैक्सिमम वो शब्द लैटिन वर्ड से ही लिए जाते हैं। अगर बात कर लेते हैं रोमन की, तो रोमन में एक शब्द होता है सीरियल्स, जिसको हम लोग अनाज बोलते हैं। तो जो सीरियल होता है इसका मतलब होता है गॉडनेस ऑफ ग्रेन, यानी अनाजों की देवी। और बात कर लेते हैं अरेबिक की। तो जो मानसून शब्द लिया गया है वो अरेबिक शब्द से लिया गया है। तो यहाँ पे बात हो रही कीट विज्ञान की। तो जो कीट विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में पहली बार डाउनी फफूंदी की खोज किसने की। फर्स्ट ऑप्शन है बीबी मुंडकर ने, सेकंड ऑप्शन है ईजे बटलर ने, थर्ड ऑप्शन है टी नीदम ने, फोर्थ ऑप्शन है केसी मेहता ने। तो जो भारत में पहली बार डाउनी फफूंदी की खोज की गई थी या खोजे थे वो ईजे बटलर ने खोजा था। तो ईजे बटलर को हम लोग फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया बोलते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो जो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं वो एंटोन डी बेरी को बोला जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और बात कर लेते हैं अगर केसी मेहता की। तो केसी मेहता जो हैं इन्होंने व्हीट में जो रस्ट रोग लगता है उसकी खोज किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। कौन सा राज्य राष्ट्रीय कृषि बाजार EANM में व्यापार में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। तो जो कृषि मतलब बाजार में अग्रणी राज्य में मतलब जो राज्य उभरा है वो राजस्थान है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगर बात कर लेते हैं कि ये जो राष्ट्रीय कृषि बाजार का प्रारंभ कब हुआ,
तो ये 18 अगस्त 2001 में इसका 18 अगस्त 2021 में इसका प्रारंभ हुआ। अगर यहाँ पे देख लेते हैं कि ENAM जो होता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है। तो यहाँ पे जो अग्रणी राज्य के रूप में उभरा हुआ मतलब राज्य है वो राजस्थान है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। धान की सुषुप्त अवस्था को किसके द्वारा तोड़ा जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1% HCl के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है 0.5 KNO3 के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है H2SO4 के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है CH3OH के द्वारा। तो बात करते हैं कि धान की सुषुप्त अवस्था, आखिर सुषुप्त अवस्था होती क्या है? कि जो धान होता है, धान के अंदर जो नेचुरल एंजाइम्स होते हैं वो मतलब उनके अंदर कंटिन्यू चलते रहते हैं, फिर भी वो मतलब नेचुरल एंजाइम होने के बावजूद भी धान का जो अंकुरण होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इस अंकुरण को मतलब तोड़ने के लिए हम किस केमिकल का यूज करते हैं, चाहे वो केमिकल मेथड हो, फिजिकल मेथड हो या हीट द्वारा मतलब जो तोड़ा जाता है उसकी डोरमेंसी को अंकुरण कराने के लिए, उसको हम लोग सुषुप्त अवस्था बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो H2SO4 होगा। करते क्या है हम लोग इसमें कि जो H2SO4 होता है उसका 1% घोल लेकर जो धान के सीड होते हैं उसको हम उसमें डुबा देते हैं। डुबा देने के बाद पुनः कुछ टाइम बाद बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि 1-2 दिन के अंदर ही धान में अंकुरण होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। कौन सी फसल सर्वाधिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है? फर्स्ट ऑप्शन है लोबिया, जिसको हम लोग काउपी बोलते हैं, या अलग अलग जगह पे कहीं पे बोड़ा बोला जाता है, कहीं पे चावला बोला जाता है, और इंग्लिश में हम लोग इसको काउपी बोलते हैं। बात कर लेते हैं दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है मटर, और बात करते हैं थर्ड नंबर की रिजका, और जो फोर्थ नंबर है वो सोयाबीन है। तो यानी कौन सी फसल है इसमें जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है? तो बात करते हैं लोबिया की। तो जो लोबिया होता है ये लोबिया जो होता है ये 90 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर का स्थिरीकरण करता है। बात कर लेते हैं मटर की। तो जो मटर होता है ये 72 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर का स्थिरीकरण करता है। बात करते हैं रिजका की। तो जो रिजका होती है ये 194 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर स्थिरीकरण करता है। अगर बात कर लेते हैं सोयाबीन की। तो जो सोयाबीन होता है ये 42 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर का स्थिरीकरण करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा फसल है जो सर्वाधिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी रिजिका जो है वो सर्वाधिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी 194 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर का स्थिरीकरण करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। एलीलोपैथी शब्द किसके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है हैंस मॉलिस के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है जेबी लीबिग के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है सीटी पटेल के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है नीतीश कुमार के द्वारा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एलीलोपैथी है ये होता क्या है। तो एलीलोपैथी एक प्लांट होता है
थोड़ा यहाँ पे हम फिगर से मेंशन करेंगे। मान लीजिए कोई एक प्लांट है, हम लोग मेंशन करते हैं एक फिगर के माध्यम से कि एलिलोपैथी शब्द क्या होता है। मान लेते हैं कि ये एक प्लांट है, और ये प्लांट और इसके बगल में एक छोटा सा प्लांट है। तो क्या करता है, जो ये प्लांट होता है ये कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, या कुछ ऐसे हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है जो काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है। तो इसमें होता क्या है कि मतलब ये जो प्लांट होते हैं इसके मतलब टॉक्सिसिटी के कारण यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं प्लांट को, जो प्लांट अपने माध्यम से मतलब किसी हार्मोन्स को रिलीज कर दूसरे पौधे को नुकसान पहुँचाता है, उसको हम लोग एलिलोपैथी बोलते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही कि एलिलोपैथी शब्द किसने दिया था। तो जो एलिलोपैथी शब्द दिया था वो हैंस मोलिस ने दिया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात कर लेते हैं जेबी लिग्विक की, तो जो जेबी लिग्विक थे इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम दिए थे। अगर बात कर लेते हैं सीटी पटेल की, तो जो सीटी पटेल हैं इन्होंने फर्स्ट हाइब्रिड जो कॉटन की वैरायटी है उसको डेवलप किए थे। फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन की जो वैरायटी थी वो H4 थी। और अगर बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की, तो जो नीतीश कुमार थे इन्होंने रेनबो रिवोल्यूशन टर्म को दिया था। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एलिलोपैथी शब्द किसके द्वारा दिया गया था, इसका तो जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मिट्टी में जिंक की उपलब्धता खाली स्थान है के अधिक प्रयोग से प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीज, थर्ड ऑप्शन है आयरन, फोर्थ ऑप्शन है फास्फोरस। तो यदि मतलब मिट्टी में जिंक की उपलब्धता काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो जो फास्फोरस होता है उसको प्रभावित कर देता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मूंगफली को तेल में बदलने से बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्म यूटिलिटी, सेकेंड ऑप्शन है टाइम यूटिलिटी, थर्ड ऑप्शन है प्लेस यूटिलिटी, फोर्थ ऑप्शन है पोजीशंस यूटिलिटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म यूटिलिटी की, कि आखिर फॉर्म यूटिलिटी होता क्या है। सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि मूंगफली है, जब मूंगफली को हम लोग तेल में बदलते हैं तो उसका क्या होता है, मूंगफली का फॉर्म जो होता है वो चेंज होकर तेल में बदल जाता है। तो इसी को हम लोग फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। अगर बात कर लेते हैं टाइम यूटिलिटी की, तो जो टाइम यूटिलिटी होता है कि जैसे कि घरों में हमारे दूध होता है तो वो बहुत ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन तक रखने के बाद ख़राब हो जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसका पास्चुराइजेशन करने के बाद उस टाइम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, हफ्ते 10 दिन या महीनों के लिए बढ़ा देते हैं। उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव तत्व मिला के उसके टाइम को बढ़ा देना ही टाइम यूटिलिटी कहलाता है। अगर बात कर लेते हैं प्लेस यूटिलिटी की, तो जो प्लेस यूटिलिटी है, अगर सपोज दैट हम आज इस स्थान पे हैं और कल दूसरे स्थान पे हैं, फिर नेक्स्ट डे दूसरे स्थान पे चले जाएं, तो इसी को हम लोग प्लेस यूटिलिटी भी बोलते हैं। तो अगर बात करते हैं पोजीशंस यूटिलिटी की, अगर बात करते हैं पोजीशन यूटिलिटी की, तो जो पोजीशन यूटिलिटी होता है, माना कि जो आलू होता है, आलू को सबसे पहले मतलब हम लोग किसको बेचते हैं, मंडी में। तो और मंडी के बाद क्या होते हैं, जो आलू से मतलब बनाने वाली चिप्स की फैक्ट्रियां होती हैं वो उनसे ख़रीदती हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि जो पोजीशन है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसका पोजीशन बनाते हैं, बदल जाता है, यानी आलू जो होती है
उससे जो मतलब ख़रीदार होते हैं चिप्स बना के मतलब दूसरे फॉर्म में बेच देते हैं, तो उसी को पोजीशन यूटिलिटी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। मूंगफली में जो तेल में बदलने की क्षमता बदलता है, उसका जो राइट आंसर होगा वो फॉर्म यूटिलिटी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। अलसी के तेल को अखाद्य बनाने वाला यौगिक है, यानी अलसी के तेल में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जो कि वह खाने योग्य नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है HCN, सेकेंड ऑप्शन है गॉसिपोल, थर्ड ऑप्शन है क्यूमारिन, फोर्थ ऑप्शन है लीनामरीन। तो बात कर लेते हैं HCN की। तो जो HCN होता है इसका मतलब हाइड्रोजन साइनाइड होता है। तो जो हाइड्रोजन साइनाइड होता है ये ज्वार में पाया जाने वाला एक मतलब ये एलिमेंट होता है। इसका मतलब करते क्या है कि जो ज्वार होता है अगर इसकी कटाई हम लोग 45 दिन से पहले करते हैं तो ज्वार में जो HCN की मतलब मात्रा होती है वो 200 ppm से भी अधिक होती है, जो कि 200 ppm जो होता है वो पशुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए जो मतलब ज्वार होता है इसकी कटाई हम लोग 45-50 दिन के बाद ही करते हैं। बात कर लेते हैं गॉसिपोल की। तो जो गॉसिपोल होता है एक कॉटन में पाया जाने वाला टॉक्सिक एलिमेंट होता है। और अगर बात कर लेते हैं लीनामरीन की, तो जो लीनामरीन होता है ये हमारे जो अलसी का तेल होता है इसको अखाद्य योग्य बना देता है, यानी खाने लायक नहीं छोड़ता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। हाइब्रिड चावल बीज उत्पादन के लिए खेतों में जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फूलों का देरी से आना, सेकेंड ऑप्शन है फूलों को सुधारने में, थर्ड ऑप्शन है फूलों को प्रेरित करने में, फोर्थ ऑप्शन है पेनिकल का पूर्ण रूप से निकलने के लिए। तो जो हाइब्रिड मतलब चावल होते हैं इनका मतलब बीज दर जो खेतों में मतलब डाला जाता है, किसके लिए डाला जाता है, जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किसके लिए किया जाता है। तो जो जिब्रेलिक एसिड जो होता है इसका उपयोग चावल में जो पेनिकल होते हैं उनको आसानी से निकलने के लिए इसका छिड़काव करते हैं। बात कर लेते हैं कि सपोज दैट ये धान का कोई पौधा है, तो धान के पौधे से मतलब ये पत्तियां निकली हुई हैं, तो यहाँ से मतलब जो पेनिकल होता है ये निकलता है। तो कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं जिसमें पेनिकल धान चावल में सही से नहीं निकल पाता है, तो उसको निकलने के लिए जिस मतलब एसिड का हम लोग छिड़काव करते हैं वो जिब्रेलिक एसिड होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी पेनिकल का पूर्ण रूप से निकलने के लिए हम लोग जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। जीवन क्षमता का परीक्षण किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है टीजेड टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है गॉट टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है ओजी टेस्ट, फोर्थ ऑप्शन है लीजा टेस्ट। तो जो टीजेड टेस्ट होता है इसका मतलब होता है टेट्राजोलियम टेस्ट, और जो गॉट टेस्ट होता है इसका मतलब होता है ग्रो आउट टेस्ट, और जो ओजी टेस्ट होता है तो इसका मतलब जो ओजी टेस्ट होता है इसका टेस्ट हम लोग बैक्टीरिया के लिए करते हैं। और अगर बात करते हैं लीजा टेस्ट की, तो जो लीजा टेस्ट होता है इसका मतलब होता है लो इनपुट सुटेनेबल जो होता है एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए मतलब किया जाता है, यानी इसका जो यूज किया लीजा टेस्ट का जो यूज किया जाता है वो ऑर्गेनिक टेस्ट के लिए करते हैं। अगर बात कर लेते हैं गॉट की, तो इसका जो मतलब टेस्ट होता है ये जीनेटिक प्योरिटी को
चेक करने के लिए किया जाता है। और अगर बात करते हैं टीजेड टेस्ट की, तो जो टीजेड टेस्ट होता है इसका उपयोग टेट्राजोलियम के लिए करते हैं। तो यानी जो टेट्राजोलियम का उपयोग मतलब टेस्ट करते हैं वो जीवन क्षमता का परीक्षण करने के लिए करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। धनिया का वैज्ञानिक नाम है, फर्स्ट ऑप्शन है कोरिएंडरम सेटाइवम, सेकेंड ऑप्शन है क्यूमिनस साइमिनस, थर्ड ऑप्शन है सीसेम इंडिकम, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो धनिया का वैज्ञानिक नाम होता है वो कोरिएंडरम सेटाइवम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात कर लेते हैं क्यूमिनस साइमिनस की, तो जो जीरा होता है ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। वो अगर बात कर लेते हैं सीसेम इंडिकम की, तो जो तिल होता है ये तिल का वैज्ञानिक नाम होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही कि धनिया का वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है कोरिएंडरम सेटाइवम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है बिहार, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो जो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगर बात कर लेते हैं पंजाब की, तो जो गेहूं का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है वो पंजाब में होता है। अगर बात कर लेते हैं बिहार की, तो जो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो मक्के का होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। गन्ने के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एरो, सेकंड ऑप्शन है पेनिकल, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो गन्ने का मतलब पुष्पक्रम होता है यानी इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम लोग एरो बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात कर लेते हैं पेनिकल का, तो जो चावल का मतलब पुष्पक्रम होता है उसको हम लोग पेनिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो ए होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।